हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी यूपीएसआई के लिए इंडियन पॉलिटी की छठी क्लास है। 4 क्लासेज यूट्यूब पर आ चुकी हैं। हमने बोला था 5 क्लासेज टोटल यूट्यूब पर आएंगी। तो 5वीं क्लास जो मूल अधिकार का सेकंड पार्ट है वो ना आके छठी क्लास आ रही, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम सारे देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में, इतना तो सभी लोग जान रहे होंगे। इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनकी कुछ मैं विशेषताएं बता देता हूं। इनकी विशेषताएं ये हैं कि एक तो ये जितने भी तत्व हैं नीति निर्देशक तत्व, ये सभी गैर न्यायोचित हैं। यानी कि न्यायालय में जाके आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमें ये नीति निर्देशक तत्व का फायदा नहीं मिल रहा है या मेरे इन तत्वों का हनन हो रहा है, इन्हें लागू कराओ। गैर न्यायोचित हैं। दूसरा, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। तीसरा, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होती है किसी भी लोकतंत्र की, तो ये जो नीति निर्देशक तत्व वाला पार्ट है ना, भाग 4, ये भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाता है। ठीक है, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। शुरुआत में क्या हुआ था, एक समिति बनी थी 1944 में। हम लोगों को लगता है कि 1947 में हमें स्वतंत्रता डायरेक्ट मिल गई थी। हो क्या रहा था, 1942 के बाद जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और अपने चरम पे था, अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था वो ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रह सकते। तो वो धीमे धीमे चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहे थे। जैसे मैंने बताया था कि 1940 में ही क्या हो गया था कि उन्होंने पहली बार स्वीकार किया था कि संविधान सभा एक होनी चाहिए जो भारत के संविधान को बनाएगी। 40 में स्वीकार कर लिया। 1942 के बाद इनको आभास हो गया। 1944 में एक सप्रू समिति बनी जो सर्वदलीय समिति थी, सभी दल के लोग थे उसमें। इनको यही बताया गया कि जो भी संविधान बनेगा उसमें कितने प्रकार के अधिकारों को कहाँ रखा जाए, क्या। तो इन्होंने 2 प्रकार के अधिकारों की बात की। एक अधिकार वो होंगे जो आपके न्यायोचित होंगे, यानी कि बाध्यकारी होंगे, जो राज्य को देना ही देना होगा, वो भाग 3 के लिए थी, जिन्हें मूल अधिकार बोलते हैं। दूसरे अधिकार जो गैर बाध्यकारी होंगे, गैर न्यायोचित होंगे, वो भाग 4 में वर्णित होंगे। ऐसा इन्होंने सुझाव दिया। अब ये भाग 4 में रखने का रीजन समझो कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था ना, संसाधन बहुत कम थे हमारे पास। अगर ये बोल दें कि प्रत्येक व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को निशक्तता, बीमारी, बुढ़ापे में रोजगार पाने का अधिकार है या सहायता पाने का अधिकार है, संसाधन ही नहीं है तो क्या करोगे, है ना। तो इस वाले भाग को गैर गैर न्यायोचित बनाया। और ये अधिकार हमने कहाँ से लिए? ये पूरा जो आपका डीपीएसपी है, यानी गैर न्यायोचित अधिकार बोल सकते हो या नीति निर्देशक तत्व, ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड ने ये कहाँ से लिए थे? स्पेन से। हालांकि 1935 का जो अधिनियम है उसमें एक अनुदेशों का दस्तावेज था, डायरेक्ट हमने वहां से ले लिए। ठीक है, तो आते हैं इनके बारे में, जानते हैं इनके बारे में किसने क्या कहा। नीति निर्देशक तत्व संविधान सभा के उद्देश्यों और आकांक्षाओं के घोषणा पत्र है, केसी भेयर ने बोला। संविधान विशेषज्ञ हैं, अर्धसंघीय इन्होंने ही बोला था, या जिसको बोलते हैं सहकारी संघ की भी परिभाषा इन्होंने ही दी थी। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं। ये किसने बोला? एम बी पायली। ये भी संविधान विशेषज्ञ थे। अब इनका परिचय जान लेते हैं। भाग 4 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक हैं। गैर न्यायोचित हैं, यानी आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो इन्हें लागू कराने के लिए। उद्देश्य क्या है इनका? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना या भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। आगे चलते हैं। यह सरकारों हेतु दिशा निर्देशक या मार्गदर्शक का सिद्धांत है। हालांकि इन्होंने लिख दिया, ये लिखा हुआ है कि ये गैर न्यायोचित है, फिर भी इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो यही है कि ये दिशा निर्देश देते हैं राज्य को। राज्य मतलब देश को और अन्य राज्यों को, जो भी सरकार होती है, जो भी विधायिका होती है, उसको निर्देश देते हैं। इसके बारे में इतिहास जान लेते हैं। 1944 में सर्वदलीय सम्मेलन सप्रू समिति बनी। 1945 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने बोला कुछ अधिकार न्यायोचित होने चाहिए जो भाग 3 में है, कुछ अधिकार गैर न्यायोचित होने चाहिए जो भाग 4 में रखे गए। 2 वर्गों का इन्होंने सुझाव दिया था। आगे चलते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व है, इनकी संकल्पना कहाँ से ली गई? आयरलैंड से ली गई, आयरलैंड के संविधान से। भारत शासन अधिनियम 1935 में, मतलब यहीं पर आयरलैंड से शामिल कर लिए गए थे इसके मेन पोर्शन।
इसमें शामिल था एक अनुदेशों का दस्तावेज, उन्हीं के समान ये नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्वों पर कुछ प्रमुख वाद देख लेते हैं। न्यायिक निर्णय, तो हो क्या रहा था मैं फिर से बताता हूँ। जैसे ही संविधान बना, संविधान में भाग 3 को न्यायोचित बना दिया, मतलब आप न्यायालय जा सकते हो, भाग 3, और भाग 4 को गैर न्यायोचित बनाया। तो अब संविधान में एक बहस होने लगी कोर्ट में जाके कि भाग 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाग 4, कौन से ऐसा भाग है ये जिसको हम वरीयता दें। तो शुरुआती जो केसेस आएंगे उसमें भाग 3 को वरीयता दी जाएगी। 1973 का केशवानंद भारती वाद के बाद ये वरीयता धीमे धीमे कम होने लगेगी, जब समझ में आएगा कि जो हमें 39B और 39C को लागू कराना है, तो इंदिरा गांधी 1971 में एक कानून लेके आ जाएगी, संविधान संशोधन, और बोल देंगे कि 39B और 39C को लागू कराने के लिए कोई भी कानून बने और अगर उससे 14-19 का उल्लंघन हो रहा है तो भी वो रद्द नहीं होगा। ठीक है। तो धीमे धीमे कोर्ट को भी समझ में आया कि कोई भी नीति निर्देशक तत्व हो चाहे मूल अधिकार हो, एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं है, दोनों में सामंजस्य बिठाना ही लोकतंत्र के हित में है। तो पहला वाद आया चंपकम दोराई राजनवाद 1951 में। सन याद रखना, नाम याद रखना। इन्होंने बोला कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के या तो अनुरूप होने चाहिए या उनके सहायक की तरह कार्य करना चाहिए। ये अनुमान इन्होंने कहां से लगाया? यहीं से, क्योंकि मूल अधिकारों को न्यायोचित बनाया गया था, नीति निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित। फिर अगला वाद आया गोलकनाथ वाद 1967। इस वाद में तो इन्होंने डायरेक्ट बोला था कि हमारे संविधान ने जो भाग 3 है, यानी कि मूल अधिकार है, उन्हें एक अलग ही स्थान, अलग ही प्रतिष्ठा दी हुई है। इसमें ना तो कोई संशोधन कर सकते हो और ना ही इसमें कुछ चेंज हो सकता है या इनको रद्द कर सकते हो, डायरेक्ट बोला था। तो मूल अधिकारों को निर्देशक तत्वों की तुलना में वरीयता दी है, ऐसा बोला है गोलकनाथ वाद में 1967 में। फिर 25वां, अब ये सारी बातें हो रही थी, इंदिरा गांधी को यहाँ पर क्या करना था? देखो, इंदिरा गांधी को करना था बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था इन्होंने 1969 में। अब ये चैलेंज हो रहा था, आगे और भी बहुत सारी चीजें करनी थी जिससे कि क्या हो कि जो धन है उसका संकेंद्रण ना हो, सब लोगों तक चीजें जाएं, समाजवाद देश में लागू हो। तो 25वां संविधान संशोधन 1971 में लेके आई। इसके तहत इन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल जोड़ा 31C, पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो। इसमें इन्होंने क्या बोला कि 39B और 39C पर बने कानून अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन पर अवैध नहीं होंगे। फिर अगला वाद आया केशवानंद भारती वाद 1973। इसमें मूल ढांचे का जो है सिद्धांत है उसका प्रतिपादन हो गया, और इसमें इन्होंने बोल दिया कि मूल अधिकार, अभी तक क्या था ना, मूल अधिकारों में संशोधन कोर्ट मान नहीं रहा था कि कोई कर सकता है। यहां पर कोर्ट ने मान लिया कि आप मूल अधिकारों समेत पूरे संविधान में कोई भी संशोधन कर सकते हो। हालांकि इन्होंने यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, बोल दिया कि लेकिन मूल ढांचे का संशोधन नहीं कर सकते हो, और वो मूल ढांचा कौन क्या क्या होगा, उसके पार्ट में क्या क्या आएगा, वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो एक तरह से इन्होंने सारी शक्ति इनको देके संसद को और मैक्सिमम चीजें अपने पास रख ली, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे मूल ढांचे में आएगा कि नहीं आएगा। फिर अगला वाद आया मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इसमें इन्होंने बोला कि संविधान का अस्तित्व, अब देखो थिंकिंग चेंज हो गई। इन्होंने क्या बोला, संविधान का जो अस्तित्व है वो भाग 3 और भाग 4 के संतुलन में है, किसी एक को वरीयता देने में सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अब आगे चल के आप देखोगे ना, ये जो 31C है ना, विस्तार हो जाता है 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका विस्तार इतना कर देते हैं कि पूरा भाग 4 पर कर देते हैं कि भाग 4 के कोई भी प्रावधान को लागू कराने के लिए अगर कोई कानून आता है तो फिर उसको आर्टिकल 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर अवैध नहीं होगा, यानी कि पूरे भाग 4 को 14 और 19 पर वरीयता दे दी गई। तो इस टाइम अगर देखो तो मूल जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको वरीयता मिली हुई है। अब अनुच्छेदों पर आ जाते हैं, ये तो सारे बात हो गए। अनुच्छेद 36 क्या है कि इसमें राज्य की परिभाषा दी है कि राज्य क्या होगा, तो इसने सीधा लिख दिया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो भाग 3 में है, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 में आप लोगों ने परिभाषा पढ़ ली है, तो यहाँ पर भी वही दे दी। अनुच्छेद 37 देख लेते हैं क्या है। इसमें इन्होंने बोल दिया कि इस भाग में किए गए उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इसका मतलब गैर न्यायोचित हैं, आप न्यायालय नहीं जा सकते हो।
फिर भी विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। फिर भी यह मूल होंगे, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व होंगे, विधि के बीच में ये मूल होंगे, राज्यों को ध्यान रखना होगा। तभी आप देखते हो ना, एक एक निर्देशक तत्व पर मैं बात करूंगा और फिर बताऊंगा राज्य ने इसको लागू करने के लिए कौन सी विधि बनाई है, ठीक है। अब ये कई टाइप के होते हैं। एक होते हैं समाजवादी। समाजवादी नीति निर्देशक तत्व कौन से होते हैं? जिसमें दबे तबके की बात की जाए, मतलब खासतौर से मजदूरों की बात हो, वंचितों की बात हो, ठीक है, और किसानों की बात हो, ये समाजवादी हो जाएंगे। दूसरे होते हैं गांधीवादी। तो गांधीवादी में तो गांधी जी ने मदिरा बैन की बात की थी, जो आपका गांव है, ग्राम पंचायतें, इनके संगठन की बात की थी, कुटीर उद्योग की बात की थी, जो आपके दुधारू पशु हैं उनके वध पर बैन की बात की थी। ये तीन चार हैं, वो गांधीवादी है। इसके बाद एक आता है उदार, उदार बौद्धिक। उदार बौद्धिक में कैसे आ जाएंगे? जैसे पर्यावरण का संरक्षण करना, जो हमारी विरासत हैं, जो स्थल है महत्वपूर्ण, उनका संरक्षण करना, ये सारे उदार आ जाएंगे। तो सब में मैंने लिख दिया है कि कौन से नीति निर्देशक तत्व की क्या प्रकृति है। तो अनुच्छेद 38, इसकी प्रकृति क्या है? समाजवादी। इसमें क्या लिखा है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे पूरे देश का, लोक मतलब सारी पब्लिक का कल्याण हो। आगे इन्होंने और एक्सप्लेन कर दिया कि आय की असमानताओं, जिसमें व्यक्तियों के बीच, व्यक्ति के समूहों के बीच या क्षेत्रों के बीच, तो क्षेत्रीय असमानता प्लस व्यक्तिगत असमानता ये तो दूर करनी है, प्लस प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का भी कौन? राज्य प्रयास करेगा। हर एक, चूंकि ये नीति निर्देशक तत्व हैं, गैर न्यायोचित हैं, इसमें डायरेक्ट हर जगह लिखा होगा प्रयास करेगा। ये नहीं लिखा गया कि राज्य ऐसा करेगा ही, प्रयास करेगा होगा, ठीक है। अनुच्छेद 39 सबसे विस्तारित यही है। इसके 6 पार्ट हैं। पहले ABCDEF, इसके बाद 39 ए करके एक अलग से पार्ट बना है, जिसमें समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता करके जोड़ा गया था आगे चल के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो सबसे पहले इसके जो मूल पार्ट हैं वो देख लेते हैं। 39 ए में क्या बोला है? स्त्री तथा पुरुषों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का राज्य क्या करेगा? ऐसे उपाय करेगा जिससे स्त्री और पुरुष समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कर पाए। 39B और 39C की बहुत बात हुई है, इनको बहुत वरीयता दी है, तो इनका पाठ ध्यान से याद कर लेना क्या है। पहला है, जितने भी संसाधन होते ना, गांधी जी की जो विचारधारा थी, ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या था? गांधी जी बोलते थे उद्योगपतियों को कि तुमने जो भी पैसा कमाया है ये मजदूरों के खून पसीने से कमाया है, तो तुम इसको अपना ओनर मत समझो, तुम इसको क्या समझो? एक ट्रस्ट है और तुम उसके ट्रस्टी हो, तो तुम उतना ही यूज करो जितनी तुम्हारी जरूरतें हैं, बाकी तुम लोक कल्याण में लगाओ। ये था ट्रस्टीशिप सिद्धांत। क्योंकि दुनिया भर में मार्क्सवाद चल रहा था। मार्क्सवाद में क्या था कि मार्क्सवाद में सिंपल था, जो उद्योगपति हैं जिन्होंने धन कमाया मजदूरों के शोषण से कमाया, अब मजदूरों की बारी है, वो सीधा मार काट करके बंदूक की नोक पर सत्ता हत्या है। तो इसमें सामंजस्य बिठाने के लिए गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत लेके आए थे। वही यहां पर बोल रहे हैं कि समुदाय के जो भौतिक संसाधन है ना, इनका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार विभाजित हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। मतलब सभी में विभाजन होना चाहिए, सबके पास संसाधन पहुंचने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के पास या कुछ संस्थाओं विशेष के पास पहुंच जाए। हालांकि ये लागू नहीं हुआ, अभी भी रिपोर्ट आती है कि 76% संपत्ति जो है देश की जो बनी है, सिर्फ 1% अमीरों के पास गई थी पिछले वर्ष। ये है देश का हालत, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला 39C का पाठ क्या है? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से संचालित हो जिससे धन व उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। ऐसा ना हो कि किसी, जहां पर जा रहे हो, अभी हाल में वही हो रहा है, एयरपोर्ट पर जा रहे हो अडानी के मिल रहे हैं, बंदरगाह अडानी के मिल रहे हैं, रोड अडानी के, रेलवे लाइनें अडानी की, धीमे धीमे चल के। तो इसीलिए ये जो समाजवादी लोग हैं, लेफ्टिस्ट जिसे बोलते हैं, ये क्यों इतनी शिकायतें कर रहे हैं? इनकी विचारधारा पर जाना होगा। आप लोगों, हम लोगों को लगता है, कभी कभी लगने लगता है ये देशद्रोही है ये लोग, ठीक है। क्योंकि कई बार ये क्या है ना,
ये अपनी मूल विचारधारा को लागू कराते कराते ना कभी कभी देश के विरोध में भी पहुंच जाते हैं ये लोग, कभी कभी व्यक्ति के विरोध में, नरेंद्र मोदी के विरोध में ये लोग इतने आगे चले जाते हैं कि ये फिर देश का विरोध करने लगते हैं। तो ये कहीं कहीं ये गलत भी हो जाते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा यही बोलती है कि ये काम ना हो, तो जहाँ इनको ये काम होते हुए लगता है ये वहाँ पर कटाक्ष करते हैं। और इस पर इंदिरा गांधी ने काम किया था उस समय पर। जो प्राइवेट बैंक थे सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया था, सबको सरकारी बना दिया गया था, तब लोगों के लिए सुलभ हुआ था खाता खुलवाना। ठीक है, 39D देख लेते हैं। पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ऐसा राज्य प्रयास करेगा। 39E देख लेते हैं। पुरुष तथा स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, नागरिकों को आयु तथा शक्ति के प्रतिकूल रोजगारों में ना संलग्न हो, मतलब मजबूर होके ऐसे रोजगार में संलग्न ना होना पड़े। पता चले कोई वृद्ध व्यक्ति है 65 साल का, 70 साल का, ठीक है, या उसका शरीर क्षीण है और वो भारी कोई सामान उठाने के उसमें लगा हुआ है रोजगार में, क्योंकि उसकी मजबूरी है, खाना नहीं है, तो राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि ऐसा काम ना करना पड़े। ये राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाते हैं ये सारे जितने भी अनुच्छेद हैं। आगे चलते हैं। बालकों के लिए बोल दिया, जो बच्चे होते हैं, कि बालकों को खुद के विकास के लिए स्वतंत्र और गरिमामयी वातावरण राज्य उपलब्ध कराएगा। स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इनकी नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ऐसा नहीं है कि माँ बाप को गुस्सा आया 9 साल की उम्र में उसको निकाल दिया कि जाओ, संपत्ति से दखल कर दिया। इसलिए देखते होगे जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें बच्चों का हिस्सा माँ बाप भी नहीं छीन सकते, जो माँ बाप को उनके माँ बाप से मिली हुई है। ये सब चीजें इसीलिए बने हैं ये कानून। 39A ये बाद में जोड़ा गया। इसमें क्या था, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसके द्वारा जोड़ा गया। इसी के तहत 1987 में नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत लोक अदालतें लगती हैं। लोक अदालतें लगती हैं, फ्री में वकील, प्रो बोनो सर्विसेज दी जाती हैं, ये सब नालसा के तहत होती हैं। अनुच्छेद 40 ये गांधीवादी है, जो भी बीपीओ के स्टूडेंट होंगे उनको तो बहुत अच्छे से याद होगा। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, यानी कि पहले तो ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा, उन्हें बनाएगा। इसके बाद उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाए। मतलब ग्राम पंचायतों को ऐसी शक्तियां दें जिससे वो स्वायत्त काम कर सकें, हालांकि वो शक्तियां, वो विषय अभी भी नहीं मिले। ठीक है, और ये सब इसी को लागू करने के लिए फिर क्या आया था, 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए, और 74वां संविधान संशोधन किसका, शहरी स्थानीय निकायों के लिए। अनुच्छेद 41 देख लेते हैं, ये समाजवादी है। कुछ दशाओं में, फिर से कल्याणकारी स्वरूप आ रहा है, कुछ दशाओं में काम पाने का, लोक सहायता पाने का अधिकार। अब लिख दिया कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य, आगे इसमें था विकास की प्रगति के भीतर कार्य पाने का, शिक्षा पाने का अधिकार दिलाने का प्रयत्न करेगा, पहला। दूसरा बेकारी, ये तो था काम पाने का और शिक्षा पाने का। अगला है इनको सहायता पाने का, किस किस परिस्थिति में, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा निशक्तता की दशाओं में लोक सहायता प्राप्त कराने का उपबंध करेगा। तभी आपने देखा होगा विकलांग पेंशन मिलती है ना, बुढ़ापा वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, बेकारी बेरोजगारी भत्ता वगैरह मिलता है, ये सारी चीज़ें इसको लागू कराने के लिए होता है। मनरेगा जो आया था वो इसलिए आया था, काम पाने का अधिकार दिया गया लोगों को। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसी के तहत जितनी पेंशन है, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, वो सारी आई थी NSAP के तहत। अनुच्छेद 42 देख लेते हैं, ये भी समाजवादी है। इसमें क्या है, कार्य की जो दशाएं होनी चाहिए वो न्याय संगत तथा मानवोचित होनी चाहिए, और प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य करेगा। तो न्याय संगत मानवोचित दशाएं के लिए क्या आएगा, कार्य के घंटे फिक्स हों, जहां पर व्यक्ति कार्य कर रहा है वहां पर उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध हो, छुट्टियां हो, भत्ते हों, वो सारी चीजें हैं। तो वो आ गया कार्य की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाएं। फिर प्रसूति सहायता का उपबंध भी राज्य करेगा। इसके लिए राज्य ने क्या किया, मोदी गवर्नमेंट ने ही 2017 में, पहले क्या था कि जो मातृत्व लाभ है, जो भी महिला है जिस
जो माता बनी है अभी हाल ही में, जिसका कोई बच्चा हुआ है, तो उसको 12 सप्ताह की छुट्टी पहले मिलती थी, इसको बढ़ाकर सीधा 26 सप्ताह कर दिया था मोदी गवर्नमेंट ने, इसी को लागू कराने के लिए। तो इसके लिए कुछ एक्ट आए हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, मातृत्व लाभ 12 से 26 सप्ताह। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 43, ये गांधीवादी है और समाजवादी दोनों है इसमें। गांधीवादी क्या है? कुटीर उद्योग वाला। और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी क्या है? समाजवादी। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 है। अनुच्छेद 43 में 2 बार संशोधन हुआ है, एक 43A जोड़ा गया है और दूसरा 43B। 43A क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, मतलब जो प्रबंधन है उसमें जो मजदूर हैं या जो काम करने वाले हैं वो प्रबंधन में भाग लें, मैनेजमेंट में जाएं, ऊंचे पदों पर जाएं, इसकी बात हुई है। तो ये कब आया? 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। अनुच्छेद 43B, इसमें क्या है? जैसे आपको मैंने बताया था कि जो 19 है, 19(1) का C पार्ट में सहकारिता भी जोड़ी गई थी संघ के बाद, इसी में ही जोड़ा गया था। इसमें क्या था? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, यानी निर्माण हो स्वैच्छिक, जब लोग आपस में मिलके चाहें। स्वायत्त कार्यकारिणी, जब वो उनकी कार्यशैली हो वो स्वायत्त हो। उनका नियंत्रण जो हो, जो मैनेजमेंट हो वो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आए। तो जितनी भी सहकारी समितियां होती हैं उनमें चुनाव होते हैं, आप लोगों को पता हो तो। और व्यावसायिक प्रबंधन के उन्नयन का कौन प्रयास करेगा? राज्य करेगा। कब जोड़ा गया? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा। आगे चलते हैं। 97 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो 19(1) में संघ के बाद सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। भाग 9B में भाग 9B भी जोड़ा गया। 9A क्या था आपका? नगर पालिकाओं से संबंधित था, शहरी स्थानीय निकायों से। 9 क्या था? पंचायती राज, पंचायतों से संबंधित। 9A नगर पालिका, और इसके बाद जोड़ा गया 9B, जिसमें अनुच्छेद जोड़े गए 243ZH से लेकर के 243ZT तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। अनुच्छेद 44 क्या है? UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल नागरिक संहिता। मैं बताता हूँ मुस्लिमों में क्या होता है। जो उनके सिविल वाद होते हैं, सिविल वाद में क्या आता है? विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ठीक है, दत्तक पुत्र, ये सारे होते हैं, वो शरीयत के अनुसार ये लोग निपटारा करते हैं, ये कोर्ट में नहीं जाते हैं मामले। इनको ये सुविधा प्रदान की गई है जब हमारा संविधान बना था उस टाइम से। लेकिन लिख दिया था संविधान में कि राज्य आगे चलकर क्या करेगा? एक समान सिविल नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा पूरे भारत में। धीमे धीमे अब इसका प्रयास हो रहा है, उत्तराखंड में आ चुकी है, अब यहाँ पर भी आएगी। 1 साल के अंदर बिल्कुल निश्चित है कि ये बिल आएगा आपका संसद में। ये UPSI बैच की जानकारी है। आपके परिचित कोई भी व्यक्ति हो जिसको भी UPSI की तैयारी करनी है तो आराम से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, GS रिवॉल्यूशन सर्च कीजिए, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के अंदर ऑल कोर्सेज में जाएंगे, UPSI का बैच मिल जाएगा, वहीं से परचेज करके इस टेलीग्राम नंबर पर स्लिप भेज देंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 45 देखते हैं। अनुच्छेद 45 क्या है? उदार बौद्धिक है ये। इसमें क्या है? जैसा मैंने बोला, इसमें कब हुआ था? जब 21A जोड़ा गया था। पहले अनुच्छेद 45 में क्या था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात हुई थी, लेकिन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मूल अधिकार बना दिया गया, ये चीज प्रदान कर दी गई। तो अब इसमें चेंज करके क्या हुआ कि इसमें कर दिया गया राज्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शैशवावस्था की देखभाल की भी व्यवस्था करेगा और उन्हें शिक्षा प्रदान करने का भी प्रयास करेगा। ये लिख दिया है अनुच्छेद 45 में। 46 में क्या लिखा है? SC ST, जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति हैं, इनके लिए राज्य में पहले ही बोला है कि इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। 15-16 में तो बात हो ही गई, फिर से यहाँ बोला गया कि SC ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ यानी कि पैसे संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा राज्य। अनुच्छेद 47 पे चलते हैं। ये गांधीवादी है। राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर,
तथा लोक स्वास्थ्य, पूरे पब्लिक के स्वास्थ्य में सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। पहला उसका ये कर्तव्य होगा। तो इतना तो ये तो स्वास्थ्य को सुधार कर रहा है, स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या करेगा? जो उसकी डाइट है उसमें धीमे धीमे सुधार करेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाएगा, ये सारी चीजें। इसके बाद जो हानिकारक पदार्थ है उन पर बैन भी तो लगाएगा। तो ये देखो, ये पूरा गांधीवादी है। गांधी जी थे, गुजरात में स्वतंत्रता के बाद से ही शराब पर बैन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, मादक पेय पदार्थ और हानिकारक औषधियां जिसे ड्रग्स बोलते हैं पर प्रतिबंध लगाने का भी राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 पर चलते हैं, इसमें भी गांधीवादी है। कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक, कुछ उदार है, ये वाला पोर्शन उदार है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का राज्य प्रयास करेगा। अगला, जो गाय हैं, बछड़े हैं, दुधारू पशु हैं, यहाँ पर एक और है जो बोझा ढोने वाले पशु हैं, इनकी नस्लों के परिरक्षण के लिए तथा वध को रोकने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये राज्य पर डाल दिया गया, ठीक है, कि ऐसा काम करेगा। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 48A, जिसमें भी ABCD ये अलग से लग जाता है ना, कैपिटल वाला, ये समझो बाद में जोड़े गए हैं संशोधन के द्वारा। तो इसमें क्या है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का, पर्यावरण में क्या क्या आता है, वन, वन्यजीव, झील, नदी, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो इनकी रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण एवं संवर्धन का राज्य प्रयास करेगा। आगे चल के देखोगे फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये चीज़ आ गई है कि लोगों का भी ये कर्तव्य होगा। और ये कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अनुच्छेद 49 पर चलते हैं, ये भी उदार बौद्धिक है। इसमें क्या है, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करेगा। तो आपने देखा होगा ASI क्या काम करता है, ऐसे ही जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं इनका संरक्षण करता है। अनुच्छेद 50 पर चलते हैं, इसमें साफ बोल दिया गया है कि राज्य ऐसे प्रयास करेगा जिससे कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जा सके। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हेतु राज्य कदम उठाएगा। और इसके लिए राज्य ने क्या किया था, 1973 में CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन किया था। पहले क्या था, जो DM होता था ना, उसके पास न्यायिक शक्तियां भी थीं, न्याय भी करता था वो कई मामलों में। तो न्यायिक शक्तियां DM से ले ली गई थी क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करना था। आखिरी अनुच्छेद देखते हैं इसका, अनुच्छेद 51 उदार बौद्धिक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बनाया गया था कि भारत का यह कर्तव्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति में अपना योगदान दे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी हुई थी। आगे चल के आप लोग देखोगे कि चीन के साथ जो पंचशील समझौता हुआ था तो इसी को ही बेस बनाया गया था। इसमें क्या था कि शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनका पालन करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि हैं उनकी बाध्यताओं के प्रति आदर होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ प्रेजेंट में स्थिति कैसे चेंज हो गई, इससे अलग हो गई। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा, क्योंकि ये समय किसका था, नेहरू जी का। नेहरू जी इन संस्थाओं में बहुत विश्वास रखते थे, दुनिया की शांति में बहुत विश्वास रखते थे। उन्हें लगता था हम इतनी कठिन समय से गुजरे हैं, हमें स्वतंत्रता मिल गई, दुनिया के सारे देश शांतिपूर्ण है। तो इन्होंने सेना पर ज़्यादा जोर ही नहीं दिया। इनका मानना था सेना रखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें किसी पर अटैक करना नहीं है, बाकी हम पर क्यों अटैक करेंगे। जब इनके साथ धोखा हो गया, चीन ने कर दिया ना, तब जाके इनको समझ में आया। और ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा, इसीलिए ये कश्मीर का मामला खुद UN लेके गए थे नेहरू जी, इसी चीज़ को लागू करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है इनको बाध्यताओं के साथ लागू करने के लिए 1960 में इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी मान ली थी और उसको लागू करके रखा था अभी तक। अब सारी चीज़ें उलट पुलट हो गई। आगे चलते हैं। ये तो है कि भाग 4 में ये वर्णित नीति निर्देशक तथ्य हैं, लेकिन संविधान के कुछ और अनुच्छेद हैं जिनकी प्रकृति भी नीति निर्देशक तत्वों जैसी है और यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 46 में आपने क्या पढ़ा कि SC ST के समुदाय के जो भी व्यक्ति हैं इनकी शिक्षा तथा अर्थ संबंधी जो भी वृद्धि है राज्य करेगा, प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पर सतर्क कर दिया राज्य को कि सेवाओं, पदों, नियुक्तियों के लिए SC ST समुदाय के व्यक्तियों के दावों को ध्यान में रखते हुए
साथ में इसको किस चीज से करेगा, प्रशासन में दक्षता प्रभावित ना हो। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन है, इसलिए जो 50% की रिजर्वेशन की लिमिट लगी है ना, इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लगी है कि प्रशासन में दक्षता प्रभावित ना हो, फिर इनके दावों को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 350A, इसमें क्या है, जो भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, इनके बालकों को प्राथमिक शिक्षा किसमें, मातृभाषा में दी जाए, जो उनकी भाषा है। अनुच्छेद 351, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दे तथा हिंदी भाषा का विकास करे। अब चूंकि संघ कर रहा है तो तमिलनाडु वगैरह मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, महाराष्ट्र ने भी कर दी थी, अभी वापस लेना पड़ा था, है ना। संघ क्या कर रहा है, नई शिक्षा नीति के साथ ये जो तीसरी भाषा है, पहली भाषा इन्होंने बोल दी कि आप क्या करो, जो आपकी मातृभाषा है वो होगी। दूसरी भाषा क्या है, अंग्रेजी ले लो, तीसरी भाषा एक और कोई ले लो, हिंदी ले लो। इस पर बवाल हो गया था। ठीक है, जबकि केंद्र क्या कर रहा था, इस अनुच्छेद का अनुसरण ही कर रहा था। तो डीपीएसपी के अलावा अन्य 3 अनुच्छेद ये हैं जिनकी प्रकृति भी डीपीएसपी की तरह है। अब डीपीएसपी में किस किस में क्या संशोधन हुआ, कौन सा जोड़ा गया, वो देख लेते हैं कब हुआ। 38(2), यानी जिसमें क्या था आपका कि व्यक्तिगत जो है असमानता, उसके साथ साथ आय की असमानता को भी दूर करेगा, क्षेत्रीय असमानता को भी दूर करेगा। 38(2) में है, ये कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 39 समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, इसमें क्या था, ये भी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 39F, एफ में क्या है कि जो बच्चे उनके नैतिक परित्याग से उनको गरिमापूर्ण वातावरण देना, ये सब चीजें जिसमें लिखी हैं। ठीक है, नैतिक परित्याग से सुरक्षा देगा, ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 43A क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका, ये चीज ये भी कब जोड़ी गई आपकी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। 43B सहकारी समितियों से संबंधित है, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा जोड़ा गया, ये ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और 45 में चेंज कर दिया गया पूरा, जैसा मैंने बताया, पहले था 6 से 14 वर्ष, अब इसको हटा के 0 से 6 वर्ष कर दिया गया। तो ये कब आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 अटल जी की सरकार में। और 48A ये कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। तो ये सारे आपके संशोधन हुए। अब मुझे लगता है डीपीएसपी से संबंधित जितने फैक्ट थे, जो जो चीज़ें थी, वो सब कुछ आपके सामने आ चुकी हैं। आराम से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। जैसा बोला गया, बीएनएस पर आपके क्लास वाइज टेस्ट चल रहे हैं, उनको बराबर लगाते रहो। 3 टेस्ट हो चुके, चौथा टेस्ट आज होगा। 9 टेस्ट टोटल 9 क्लासेज पर होने, इसके बाद बीएनएस आपकी बहुत अच्छे समाप्त हो जाएगी। पॉलिटी समाप्त होने पर पॉलिटी पर भी टेस्ट आएंगे, और इसके बाद मूल विधि के जो बाकी के बचे हुए बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस पर भी टेस्ट होंगे। पढ़ते रहिए। अगर आपको क्लासेज हेल्पफुल लग रही हैं तो बिल्कुल शेयर करो, जिसको भी यूपीएससी का एग्जाम देना है उस तक ये क्लासेज पहुंचाइए आप लोग। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।